यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारा हर लेक्चर जो रहेगा वो अप्रोक्स 3 घंटे का रहेगा। 3 घंटे पूरे नहीं होंगे, डोंट वरी। 2 hours 45 मिनट्स के करीब रहेगा। उसमें मैं आपको एक ब्रेक दिया करूंगा। तो मैंने आपको इस लेक्चर के पहले पार्ट में ये बोला था आज के लिए इतना बहुत है, ऐसा नहीं है। आज आपका और लेक्चर थोड़ा बाकी है 1 घंटे का। उसके बाद आप आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होगा करके, ठीक है। तो आपका हर लेक्चर कैसे रहेगा मैं आपको बता दूं। टोटल आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो लेक्चर का 2 hours 45 मिनट्स रहेगा और उसके बीच में एक आपको ब्रेक मिलेगा, या तो 1.5 घंटे के बाद में, या 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट के बाद में, ऐसे आपको ब्रेक मिलेगा। और फिर सेकेंड पार्ट में आपका लेक्चर और रहेगा, ठीक है। तो एक बिफोर ब्रेक, एक आफ्टर ब्रेक, ऐसे आपका लेक्चर रहने वाला है। तो हमने ब्रेक से पहले है कुछ बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, और बेसिक्स में हमने क्या क्या सीखा था अगर मैं क्विकली रिवाइज करवाना चाहता हूं तो मैं रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको यह सिखाया था कि इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम ये सीखने वाले, इस टॉपिक क्या, इस सब्जेक्ट में हम सीखने वाले हैं कैसे किसी भी पर्सन की इनकम निकाली जाती है और कैसे उस पर टैक्स निकाला जाता है। ये दो चीजें हम सीखने वाले हैं। इनकम कैसे निकालते हैं, तो इनकम निकालने के लिए मैंने बताया सबसे पहले ले लो नेम ऑफ द असेसी, उसके बाद में प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, 5 हेड होते हैं। 5 हेड की टोटल होती है, उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो होते हैं वो लेस करोगे, आपको नेट टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी और नेट टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको ये टोटल इनकम निकालने के लिए, टैक्स निकालने के लिए 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा इनकम टैक्स रूल्स 1962 और तीसरा तुम्हारा फाइनेंस एक्ट 2020। उसके बाद में ईयर जो होते हैं वो 2 तरह के, कैलेंडर ईयर गोज टू बाय ऑयल, अपने को कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो दैट इज कॉल्ड योर प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप उस पर टैक्स भरोगे दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। फॉर योर एग्जामिनेशन योर प्रीवियस ईयर इज 2021 एंड असेसमेंट ईयर इज 21-22। उसके बाद मैंने बोला असेसी का मतलब क्या होता है और पर्सन का मतलब क्या होता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है दैट इज कॉल्ड योर असेसी। बट पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, यहां पे टोटल आपके 7 लोग पर्सन में आते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है, बट पार्टनरशिप फर्म ऑलवेज इंक्लूड द एलएलपी, या कंपनी है, ईओपीबीओआई है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, या आपके पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप नया पेज लोगे और नए पेज पे हेडिंग दोगे। सबसे पहले नया पेज, एकदम मस्त वाला नया पेज करके, ठीक है। अगर इवन आपके पास हाफ पेज से ज्यादा बचा है तो उसी वाला वही वाला पेज, और अगर हाफ पेज से ज्यादा नहीं बचा है तो आप नया वाला पेज लोगे और नए वाले पेज पे सबसे पहले ब्लैक कलर से आप हेडिंग दे दोगे उस टॉपिक का। यही वाला टॉपिक चल रहा है बट अब अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज द टैक्स रेट, टैक्स रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। और पास में ब्रैकेट में लिखना यहां पे जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट। तो देखो जनरल टैक्स रेट। अब आप बोलोगे जनरल टैक्स रेट क्यों, क्योंकि कुछ स्पेशल टैक्स रेट और होती है जो अपन लेटर पार्ट में पढ़ेंगे। स्पेशल टैक्स रेट जैसे कैपिटल गेन की स्पेशल टैक्स रेट रहती है। कैपिटल गेन में आपको बता दूं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, अब ये कैपिटल गेन वगैरह होता क्या है जब आएगा तब पता चलेगा। बट कैपिटल गेन में टैक्स रेट अलग रहती है, जैसे 20% लगता है, कहीं पे 10% लगता है, कहीं 15% लगता है। तो कुछ वो स्पेशल टैक्स रेट है जो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जनरल टैक्स रेट के बारे में। तो सबसे पहले आप ब्लैक कलर से एक हेडिंग दे दो ऊपर, टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए क्या टैक्स रेट है, ठीक है। चलो अब उसके बाद वापस आप ब्लैक कलर से ही लिखोगे पॉइंट नंबर 1 ऐसे रोमन में, और लिखो इन केस ऑफ इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश AOP स्लैश BOI स्लैश आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। क्या लिखा आपने, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल स्लैश HUF स्लैश AOP स्लैश BOI स्लैश आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। डन। ये आपका पॉइंट नंबर
वन, रोमन वाला, ठीक है, ऐसा वाला वन, आई वाला, हाँ ठीक है, ये ब्लैक कलर से लिखा। अब आप इधर देखो, अब आप इधर देखो, अब आप कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है, अब आप कुछ नहीं लिखोगे, थोड़ी देर बाद लिखोगे बट थोड़ी देर बाद लिखोगे, पहले आप इधर देखोगे और समझोगे। इधर देखो बेटा, वापस मैं इसके अंदर लिख रहा हूं पॉइंट नंबर ए, और ये भी मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एंड ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नॉन रेजिडेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखना बेटा, कुछ लिखोगे नहीं, मैं लिखने का बोलूंगा तब आप लिखोगे। इधर देखना बेटा, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उस पर टैक्स कैसे लगता है? तो बेटा उसके केस में अप टू 2,50,000 तक की जो इनकम होती है ना, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। मीन्स अप टू 2,50,000 की जो इनकम होती है, उस 2,50,000 तक की इनकम पे नील टैक्स आता है। या इस 2,50,000 को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस 2,50,000 को हम लोग बेसिक एग्जेम्पशन भी बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि ये तुम्हारी बेसिक एग्जेम्पशन है जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 2,50,000 है, ये 2,50,000 इज योर बेसिक एग्जेम्पशन। इस 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को। अब इधर देखो बेटा, अगर आपका इनकम जो है वो 2,50,000 से ज्यादा है, मोर देन 2,50,000, बट अप टू 5 लाख तक का जो इनकम रहेगा ना, उस पे बेटा जो टैक्स लगेगा वो तुम्हारा 5% से लगेगा। और तुम्हारा जो 5 लाख से ज्यादा का इनकम है और अप टू 10 लाख तक का इनकम, अप टू 10 लाख तक का इनकम, उस पे 20% से टैक्स लगेगा। और मोर देन 10 लाख तक का जितना भी इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जनरल टैक्स रेट क्या है। एक इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनके लिए जनरल टैक्स रेट क्या है? तो मैंने बताया कि जो भी तुम्हारा 2,50,000 तक का इनकम है ना, उसको बेसिक एग्जेम्पशन बोला जाता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। मीन्स अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं है। उसके बाद 2,50,000 से ज्यादा और 5 लाख तक का इनकम है, उस पर 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख तक का इनकम है, उस पर 20% टैक्स लगेगा। और मोर देन 10 लाख का इनकम है, उस पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। जो भी 10 लाख से ज्यादा का इनकम है, उस पर 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब एक चीज समझना बेटा, इधर देखना। हम ये जो 2,50,000 है, इसको मैंने क्या बोला, बेसिक एग्जेम्पशन। मतलब ये बेसिक एग्जेम्पशन है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसको लॉ में बेसिक एग्जेम्पशन नहीं बोला जाता। इसको लॉ में बोला जाता है, अगर आप बेयर एक्ट उठा के देखोगे तो उसमें इसको बोला जाता है दैट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इसको क्या बोला जाता है, एक सेकेंड, हाँ, इसको बोला जाता है, अरे ऐसा क्या एरो ही नहीं बन रहा है मेरे से, हाँ, इसको बोला जाता है MANCT। MANCT लॉ में ऐसा बोला जाता है। और MANCT का फुल फॉर्म क्या होता है, इधर देखना, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मीन्स मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसका मतलब आपका बेसिक एग्जेम्पशन बोल रहे हो। तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड योर बेसिक एग्जेम्पशन। तो सब लोग इधर देखो, ये आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। थोड़ा बहुत ऐसे याद रखना कि MANCT कहीं लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो इसका मतलब आपका बेसिक एग्जेम्पशन ही है करके, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, पॉइंट नंबर ए, दैट इज इन केस ऑफ द इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल, उनके केस में टैक्स कैसे लगेगा, अप टू 2,50,000 देयर इज नो टैक्स। 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है। 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%, मोर देन 10 लाख 30%, मोर देन 10 लाख 30%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना आप लोग,
सर ये तो हुआ नॉर्मल इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में। अब एक बात समझना, इधर देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, पॉइंट नंबर बी लिख रहा हूं। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन अगर कोई भी है, तो आप बोलोगे सीनियर सिटीजन का मतलब होता क्या है, पहले तो आप हमको ये बताओ। तो सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट, कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन का मीनिंग लिख रहा हूं यहां पे, हां, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स, एज 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसका 60 साल या उससे ज्यादा का एज हो गया है प्रीवियस ईयर में, जो अपना प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में अगर उसका एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो उसको अपन बोलेंगे सीनियर सिटीजन। अब एक चीज समझना बेटा, जो सीनियर सिटीजन होता है ना, उसके लिए अप टू 2,50,000 की जगह अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। मींस 3 लाख तक उसका जो टैक्स है वो निल आता है, और 3 लाख तक की इनकम को मैं बोल दूं ये बेसिक एग्जेम्पशन है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है जिसका उम्र जो है वो प्रीवियस ईयर में 60 साल या उससे ज्यादा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। तो उसके केस में बेटा यहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अप टू 3 लाख, मींस 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि सर 3 लाख से ज्यादा का इनकम है तो मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख तक की जो इनकम रहेगी ना उस पे टैक्स लगेगा 5% की रेट से, और बेटा जो 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे टैक्स लगेगा 20% की रेट से, और मोर देन 10 लाख का जो भी इनकम रहेगा उस पे टैक्स लगेगा 30% की रेट से, ये टैक्स लगेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, भले वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से लेके और 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन, यहां सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज है वो 60 ईयर्स और मोर है इन प्रीवियस ईयर। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज है 60 ईयर्स और मोर इन द प्रीवियस ईयर, उसके केस में अप टू 3 लाख तक का बेसिक एग्जामिशन है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से लेके और 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर सी। और पॉइंट नंबर सी, इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब यहां पे क्या होता है समझने की कोशिश करना। अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 80 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, मींस किसी इंडिविजुअल का एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में किसी का एज जो है वो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो उसको अपन बोलेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। मींस देखो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, मींस अपने किसके जैसे पता है, वो क्या नाम है उनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे। मींस वो बेटा 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिक एग्जेम्पशन को और बढ़ा दिया, और उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन जो रखा है, उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख का रखा है। मींस अप टू 5 लाख तक की जो इनकम रहेगी ना उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और इस 5 लाख को मैं बोल देता हूं बेसिक एग्जेम्पशन। तो उनके लिए 5 लाख है, वो 5 लाख आपका बेसिक एग्जेम्पशन हो जाएगा। उसके बाद में जो भी तुम्हारा 5 लाख से ज्यादा एंड अप टू आपका 10 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे सीधा 20% टैक्स लगेगा, और जो भी तुम्हारा 10 लाख से ज्यादा का इनकम है उस पे आपका 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो देखो बेटा, अब मैं क्या करता हूं, जो मैंने ये टैक्स रेट लिखा है इसको मैं रेड कलर में डाल देता हूं, तो जब आप लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, याद रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं रेड कलर में कन्वर्ट कर देता हूं, मैंने कर दिया करके, ठीक है। चलो इधर देखो सब लोग, तो मैंने चालू किया
टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो 21-22 के लिए टैक्स रेट क्या है? तो टैक्स रेट समझने के लिए सबसे पहले किसके लिए टैक्स रेट सर? तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, मेरे तो ध्यान दो, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। क्या बोला मैंने? अप टू 250 कोई टैक्स नहीं है, 250 से 5 लाख 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब यहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन द प्रीवियस ईयर, मींस प्रीवियस ईयर में जिसका एज है वो 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, दैट इज कॉल्ड योर सीनियर सिटीजन। उसके लिए अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 3 लाख से लेके और 5 लाख तक कितना? 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सुपर सीनियर सिटीजन जिसका एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन द प्रीवियस ईयर, उसके लिए अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। क्या बोला मैंने? 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, ये टैक्स तो लगता ही है, लेकिन इस टैक्स के साथ साथ में इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को सरचार्ज भी लगता है। अब आप मुझे पूछोगे ये सरचार्ज क्या भला है? तो सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स पे टैक्स। ये टैक्स तो लगेगा ही, इस टैक्स के ऊपर और भी टैक्स लगेगा, क्योंकि जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तो ज्यादा कमाता है, आपने बोला 10 लाख से ज्यादा कमा रहे, तो 10 लाख से ऊपर वाले पे हम ऐसे भी 30% टैक्स भर रहे हैं। लेकिन बेटा यहां एक सरचार्ज फंडा और आता है, ये सरचार्ज कैसे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सब मैं आपको सिखाऊंगा। बट यहां पे एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द सरचार्ज। और ये सरचार्ज कैसे लगता है समझने की कोशिश करना। तो पहली चीज, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज कब लगता है? इधर देखना बेटा। तो सबसे पहली चीज आपका 10% ऑफ द टैक्स, 10% ऑफ द टैक्स मींस जो भी टैक्स आएगा उस पे 10% सरचार्ज और ऐड करना पड़ेगा। कब? पता है? इफ नेट टैक्सेबल इनकम, एनटीआई का मतलब टोटल इनकम जो होती है, टोटल इनकम मींस डिडक्शन लेने के बाद, इफ टोटल इनकम इज मोर देन 50 lakhs अप टू 1 करोड़, मींस आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, मींस 50 लाख से ज्यादा है तो ही सरचार्ज लगेगा। अगर 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज लगेगा 10%। दूसरा, आपको सरचार्ज लगेगा 15% ऑफ द टैक्स इफ द नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़। मींस अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है और 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको सरचार्ज लगेगा 15%। कौन सी रेट से लगेगा? 15%। उसके बाद अगर मान लो आपका 25% सरचार्ज लग जाएगा, कब? आपका टोटल इनकम ज्यादा है 2 करोड़ से, बट कब तक है? 5 करोड़ तक। तो आपको कितना? 25% सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज का मतलब आपका जो टैक्स लग रहा है ना, उस टैक्स पे और टैक्स, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। और आप पे बेटा 37% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। कब? अगर आपका इनकम 5 करोड़ से भी ज्यादा है। आपका जो इनकम है वो अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो बेटा आपको क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा 37% की रेट से। तो मेरी तरफ देखो, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन लोगों को सरचार्ज लगता है या नहीं? आंसर इज यस, सरचार्ज लगता है। अब आप बोलोगे सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा? तो सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। के टोटल इनकम कितना है, नेट टैक्सेबल इनकम कितना है। अगर नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ तक तो सरचार्ज लगेगा 15% की रेट से। 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तो सरचार्ज लगेगा 25% की रेट से। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 37% की रेट से। तो मैंने क्या बोला, सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। आपको देखना पड़ेगा आपकी टोटल इनकम कितनी है। अगर टोटल इनकम 50 लाख तक है तो लगेगा ही नहीं।
50 लाख से 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, और 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। और एक और चीज समझना, ये सरचार्ज के बाद में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड करना पड़ेगा। एक ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और गवर्नमेंट लेती है। अब आप बोलोगे ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों लेती है गवर्नमेंट? क्योंकि ये स्पेसिफिक सेस लिया जाता है जो कि गवर्नमेंट यूज करेगी किसके लिए? हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। इंडिया में जो हॉस्पिटल और स्कूल्स के लिए यूज करती है वो वाला सेस अमाउंट से, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसमें आपको हमेशा ऐड करना पड़ेगा, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। मीन्स ये 4% आपको ऑलवेज लेना है, ऑलवेज ऑफ टैक्स। मीन जो भी टैक्स आएगा उसमें आपको, टैक्स का मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज। जो सरचार्ज ऐड करते हैं, सरचार्ज ऐड करने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें ऑलवेज 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 आपको 4% की रेट से क्या लेना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया, इधर देखना। मैं आपको सिखा रहा हूं टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। और सबसे पहले मैंने लिया इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनके केस में नॉर्मली टैक्स रेट क्या रहती है? अप टू 2,50,000 नो टैक्स, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। इन केस ऑफ द सीनियर सिटीजन, यहां सीनियर सिटीजन का मतलब होता है रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, अप टू 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। उसके बाद जो सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसका एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है इन द प्रीवियस ईयर, अप टू 5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ठीक है। और उसके बाद में सरचार्ज कब लगेगा? जब आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो सरचार्ज लगेगा 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आपको सरचार्ज लगेगा 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। और ऑलवेज आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा एट द रेट 4%। चलो इसको फटाफट कॉपी मारो, यहां से आपको लिखना है, फटाफट फटाफट इसको कॉपी कर दो। मैं एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूं, आप चाहिए तो पॉज करके या जैसे भी करना है, इसको फटाफट आप कॉपी कर लो।
Yes, people done. Yes, people done. हो गया तुम लोगों का? नहीं हुआ है तो पॉज करके लेक्चर को और कर लो, ठीक है? चलो अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से सीखते हैं कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में मेरे साथ साथ आप लोग करोगे, ठीक है? एग्जाम्पल मेरे साथ साथ करोगे तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखो सपोज टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जतिन is rupees 15,60,000. 15,60,000. Total income of Mr. Jatin is rupees 15,60,000. Age 31 years. Age 31 years. Calculate tax liability. Tax liability for assessment year 21-22. For assessment year 21-22, or you can say that the previous year 2021. Previous year 2021 और assessment year 21-22 के लिए आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, ठीक है? इनकम कितनी है? 15,60,000। इनकम कितनी है? 15,60,000। तो हम 15,60,000 पे टैक्स निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं यहां पे टैक्स निकालने जा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स लाइबिलिटी स्लैब रेट से निकालेंगे 15,60,000 पे। तो 15,60,000 पे जब टैक्स निकालेंगे तो मैं बताऊं अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं आएगा। दैट इज डैश पे डैश। यहां सीनियर सिटीजन नहीं है। सीनियर सिटीजन तभी मानते हैं जब वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और उसका एज 60 इयर्स और मोर होना चाहिए। और सुपर सीनियर सिटीजन तब बोलेंगे जब उसका एज 80 इयर्स और मोर होना चाहिए और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। इसका एज जो है वो 31 इयर्स है, तो सीनियर सिटीजन तो नहीं है, तो नॉर्मल स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा 250 का। तो 250 तक कोई टैक्स नहीं। उसके बाद बेटा 2,50,000 से ज्यादा और अप टू 5 लाख तक कितना परसेंट टैक्स आएगा? 5%। अब एक बात बताओ बेटा, यहां 2,50,000 से लेके और 5 लाख तक का डिफरेंस कितना होता है? 2,50,000 रहेगा डिफरेंस भी। तो 2,50,000 पे 5% टैक्स निकालोगे तो 12,500 आपका टैक्स आ गया। उसके बाद आपका 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक का इनकम जो रहेगा उस पे कितना टैक्स आएगा? 20% की रेट से। इधर देखो, अब तुम ये बताओ 5 लाख से लेके 10 लाख तक का डिफरेंस कितना है? 5 लाख का है, तो 5 लाख पे अगर आप 20% निकालोगे तो इट्स कम्स टू द 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आ गया। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा 10 लाख से ज्यादा इनकम है और कहां तक है? तो इसमें मैं बताऊं 10 लाख से लेके और 15,60,000 तक का इनकम है। तो बेटा यहां 15,60,000 और माइनस 10 लाख करो तो मैं बताऊं 10 लाख से 15,60,000 का तुम्हारा डिफरेंस 5,60,000 हुआ। तो 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज द 1 लाख और 68,000। सो यहां टोटल कितना हुआ? 168 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, दैट्स कम्स टू द 2,80,500। 2,80,000 और 500, ये आपका टोटल क्या आ गया? टैक्स आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं? मुझे बताओ, इसमें सरचार्ज लगेगा या नहीं? आप मुझे बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं? सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज तब लगता जब तुम्हारा ये नेट टैक्सेबल इनकम जो है, ये टोटल इनकम है, ये 50 लाख से ज्यादा होता। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो ये तुम्हारा कोई 50 लाख से ज्यादा तो है नहीं, यहां पे सिर्फ 15,60,000 है। और जब 15,60,000 है तो यहां पे सरचार्ज लगने का सवाल नहीं उठता। सरचार्ज नहीं लगेगा तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, ऐड सरचार्ज, बट यहां पे निल, कोई सरचार्ज तो आएगा ही नहीं। ऐड सरचार्ज, बट बेटा सरचार्ज निल, कोई सरचार्ज नहीं आएगा। 2,80,500। एक बात बताओ, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा या नहीं? आंसर इज यस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमेशा आपको ऐड करने का। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो 2,80,500 का 4% आप निकालोगे तो 11,220 आया। तो 11,220 को आप ऐड कर दो, तो इसको ऐड करने के बाद आपका जो आता है दैट इज द 291,720। ये आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। क्या बोला मैंने? नेट
टैक्स पेबल, ये आपका आ गया नेट टैक्स पेबल, मतलब इतना आपको नेट टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 291,720। चलो कॉपी मारो इसको फटाफट, इसको कॉपी मारो। इसको कॉपी मारो, डन। अब एक बात बताओ मुझे, ये कॉपी मारने के बाद आप लोग यहां पे इसके नीचे एक नोट लिखोगे, ब्लैक कलर से लोगे, ब्लैक कलर का लिखोगे नोट, और नोट लिखोगे रेड कलर से, ठीक है। लिखो नोट में, नोट में लिखो टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी is always, total income and tax liability is always rounded off in the nearest rupees of 10, नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 मीन्स आपको 10 रुपए के नियरेस्ट में राउंडेड ऑफ करना है। तो लिखो यहां तो देखो 291,720 और बेटा तुम्हारा जो टोटल इनकम था 15,60,000, वो दोनों राउंडेड ऑफ ही था। अगर वो राउंडेड ऑफ नहीं होता तो अपन नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में राउंडेड ऑफ करते। कैसे? जैसे मान लो आपको दे रखा है 26,332 दे रखा है, तो आप लिखोगे 26,330। अगर 26,335 दे रखा है तो आप लिखोगे 26,340। 26,338 दे रखा है तो आप लिखोगे 26,340। डन, कॉपी मारो उसके बाद। और उसके बाद आप लिखोगे दूसरा एग्जाम्पल, उसके बाद आप लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखोगे टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी, मिस्टर हरी एज 62 ईयर्स, रेजिडेंट है ये। अब ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल इनकम ऑफ मिस्टर हरी एज 62 ईयर्स, रेजिडेंट इज 64 लाख, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। चलो मुझे फटाफट आप टैक्स लाइबिलिटी निकाल के दो। मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देता हूं और वो 3-4 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे टैक्स लाइबिलिटी निकाल के दो। सीनियर सिटीजन है, ध्यान रखना, 62 ईयर्स का एज है और इनकम कितना है 64 लाख। 64 लाख का इनकम है, सीनियर सिटीजन है, एज 62 ईयर्स और मोर है, रेजिडेंट है। आप मुझे फटाफट इसका टैक्स लाइबिलिटी है वो आप कैलकुलेट करके दे दो करके, ठीक है। फटाफट आप मुझे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके दो। मैं आपको 4 मिनट का टाइम देता हूं।
चलो बताओ मुझे आंसर, आंसर बताओ मुझे, क्या क्या आंसर आया। 64 लाख का इनकम है, क्या क्या आंसर आया। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आया, मैं बताऊं सबसे पहले एक बच्चे का आंसर आया है 19,79,120, ये पहला आंसर है। एक बच्चे का ये आंसर है। अच्छा, एक बच्चा ये बोल रहा है 24,64,800, तीसरा बच्चा बोल रहा है 17,99,200, चौथा बच्चा बोल रहा है 19,72,200, एक बोल रहा है 19,81,980। इतने सारे आंसर आ गए। अब मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसमें से कौन सा आंसर है वो सही है। तो मैं बता दूं आपको, ये जितने भी आंसर आए उसमें से ये सब आंसर गलत है, ये पहला वाला आंसर सही है। तो जिसका पहला वाला आंसर आया है 19,79,120, दैट इज द राइट आंसर। 19,79,120, दैट इज द राइट आंसर। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कैसे कैलकुलेट करने का। तो देखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फटाफट कर रहा हूं। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब एक बात समझना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसमें सबसे पहले सीनियर सिटीजन है, तो अप टू 3 लाख तक का जो इनकम रहेगा उस पे डैश कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेके और 5 लाख तक की, 3 लाख से लेके 5 लाख तक की इनकम पे कितना 5% आएगा, कितना 10,000 आया होगा। 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक की इनकम पे 20%, 1 लाख आया। मोर देन 10 लाख से लेके और आपका कब कितना है 64 लाख, 4 लाख तक की इनकम पे 30%, तो कितना आया 54 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 16,20,000। तो 17,30,000 आया। अब एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं। अब एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं। आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा। तो इसमें आप ऐड करोगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, 173,000 प्लस 10%, आपका आया 19,03,000। अब एक बात बताओ, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा या नहीं। आंसर इज यस, सो ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो इसका 4% कम्स टू 76,120। नेट टैक्स पेबल 19,79,120। समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा? 19,79,120 ये आपका टैक्स आ गया। ठीक है, चलो अब एक और चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे। आप करके बताओगे मुझे? यस, देखते हैं आप लोगों का सही आंसर आता है नहीं। लिखो एग्जांपल नंबर 3। मिस्टर काका, लिखो लिखो, मिस्टर काका, मिस्टर काका, मिस्टर काका, एज 82 years, resident individual, Mr. Kaka, age 82 years, resident individual, having total income of rupees 10,20,000. Calculate tax liability. आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। देखो क्या लिखा है मैंने, मिस्टर काका एज 82 इयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ये सुपर सीनियर सिटीजन रहेगा। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको 10,20,000 पे टैक्स निकालना है। ठीक है, 10,20,000 पे फटाफट मुझे टैक्स निकाल के दो, फटाफट मुझे टैक्स निकाल के दो, 2 मिनट का टाइम देता हूं।
आया आंसर? कितना आया अब मैं 1 मिनट में करके बता सकता हूं आपको, ठीक है। तो देखो 20,000 का 30% प्लस 1,00,000 प्लस 4%, 1,10,240 आया। सो इसका आंसर है 1,10,240। सही आंसर है। चलो अब एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल लूं। देखो लिखो एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो, और एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखो मिस्टर सैम, मिस्टर सैम एज 79 ईयर्स, मिस्टर सैम एज 79 ईयर इज एन एनआर, एनआर का मतलब नॉन रेजिडेंट, वहां लिखना नॉन रेजिडेंट, ठीक है, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट having total income of rupees 1,20,30,000, 1,20,30,000, calculate tax liability, calculate tax liability। लिखो लिखो लिखो। मिस्टर सैम एज 79 ईयर्स इज अ एनआर, नॉन रेजिडेंट है। एक बात बताओ, क्या ये सीनियर सिटीजन माना जाएगा क्या? आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सीनियर सिटीजन माना जाएगा क्या? क्या इसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे मेरे भाई, सीनियर सिटीजन नहीं बोलेंगे। सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? इधर देख, इधर देख, मेरी तरफ देख, इधर देख। सीनियर सिटीजन सिर्फ उसी को बोलते हैं जो रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है। ये क्या रेजिडेंट है क्या? नहीं, ये तो नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट हुआ तो इसको बेसिक एग्जेम्पशन आप ही बताओ कितना मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा या 2.5 लाख का मिलेगा? राइट आंसर इज 2.5 लाख। ये 2.5 लाख वाला बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ही मिलेगा। इसको जो बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो 2.5 लाख वाला मिलेगा। मींस ये वाला स्लैब रेट लगेगा 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और बेटा 10 लाख से ऊपर 30%। यहां बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख का मिलेगा, 3 लाख का नहीं मिलेगा। क्योंकि 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन तो तब मिलता है, 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन तो तब मिलेगा जब सीनियर सिटीजन होगा। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर। और यहां पे मुझे एक बात बताओ, इस एग्जांपल में क्या सैम रेजिडेंट है क्या? आंसर इज नो। यहां पे सैम जो है वो नॉन रेजिडेंट है। इनकम है 1,20,30,000। आपको इस पे टैक्स निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इस पे टैक्स निकालोगे तो टैक्स में 2,50,000 का बेसिक एग्जेम्पशन लोगे, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? कौन सी रेट से लगेगा? 15%। याद रखना। क्यों 15%? क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपका 15% की रेट से यहां पे क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज इज योर 15%, 15% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? मीन्स हियर सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 15%। तो आप क्या करोगे? पहले टैक्स निकालोगे, ऐड करोगे 15% सरचार्ज, और फिर आपका आ जाएगा नेट टैक्स पेबल। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो फटाफट करके दो, मुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको।
यस पीपल डन। आंसर आया आप लोगों का? कितना आया सर, कितना आया आप ही बता दो फटाफट। चलो मैं बताऊं, आप लोगों का आंसर आया होगा, देखो अप टू 2,50,000 तक डैश पे डैश कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोर देन 250 अप टू 5 लाख 5%, 12,500। मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, 1 लाख। मोर देन 10 लाख अप टू 1 crore 20 lakh 30,000, 30%। $33,09,000 शायद। एड सरचार्ज 15%, तो आपका आया 39,34,725। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, तो इसका 4% आपका 40,92,114 आया। कितना आया? 40,92,114। दैट इज, इसको राउंडेड ऑफ करेंगे बेटा 110। 40,92,110। 40,92,110। 40,92,110। चलो डन, सबका हो गया। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी, इसके लिए सरचार्ज लगाया 15%। चलो अब एक बात बताओ, एक आपको एक इंटरेस्टिंग पार्ट सिखाता हूं। इधर देखना बेटा, मेरी तरफ देखना। एक बंदा है जिसका नाम है, इधर देखना, हाँ इधर देखना। एक बात बताओ, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? ऊपर हमने क्या लिखा है? सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर। रेजिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं बोलूं यहां पे सीनियर सिटीजन मींस मैंने क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर, यही लिखा हुआ है। इन प्रीवियस ईयर 60 ईयर्स और मोर इन प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर में जिसका 60 ईयर्स या मोर का एज हो जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी तरफ देखना, सब लोग इधर ध्यान से देना, ठीक है? अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। अपना प्रीवियस ईयर है 2021। तो मुझे एक बात बताओ, ये 2021 कब से कब तक चलता होगा? इधर देखना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ये प्रीवियस ईयर 2021 चलता होगा 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक। तो 1 अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। अब एक चीज समझना आप लोग, एक बंदा है जिसका नाम है, मान लो मोदी जी। मोदी जी, और मोदी जी का बर्थ हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल, बर्थ हुआ 1 अप्रैल 1961 को। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मोदी जी का बर्थ हुआ है, कौन सी डेट को हुआ है? तुम्हारा 1 अप्रैल 1961 को। तो मोदी जी अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये मान लो मोदी जी, कोई बंदा है जिनका नाम है मोदी जी, ठीक है? ये अपना 60th बर्थडे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करेंगे? 60th बर्थडे मीन्स 60वां जन्मदिन, केक कौन सी डेट को काटेंगे? 1 अप्रैल 2021 को।
भैया 1 अप्रैल 2021 को ये लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2021 को ये अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मींस उस दिन ये क्या काटेंगे, केक काटेंगे। 1 अप्रैल 2021 ही होता है, काउंट कर लो। 1961 से 40 साल वो और 20 साल ये, हाँ मतलब 40 नहीं 39 वो और तुम्हारे बाकी वाले ये, तो 60th बर्थडे 1 अप्रैल 2021 को सेलिब्रेट करते हैं। अब एक बात बताओ, हम लोग केक कौन से दिन काटते हैं? जिस दिन अपना जन्म हुआ था उसी दिन केक काटते हैं। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मेरा बर्थ हुआ था वो मान लो 10 दिसंबर 1988 को हुआ था, तो मैं एक बात बताऊं, मैं मेरा बर्थडे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करूंगा? हर साल 10 दिसंबर को ही करूंगा। आप भी ऐसे ही करते हो, जिस दिन आपका बर्थ हुआ था उसी दिन को आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। अब एक बात बताओ, मेरा 10 दिसंबर 1988 को बर्थ हुआ था। अब एक बात समझना, यहां पे मैं जब इस साल में 10 दिसंबर 2020 को मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, इस दिन मैंने केक काटा, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से ये है कि मैंने 32 इयर्स कंप्लीट किए। मैंने 32 इयर्स कंप्लीट कौन सी डेट को किए होंगे? 10 दिसंबर को या 9 दिसंबर को? मीन्स जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, जैसे मान लो आपने अपना 20th बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो आपने 20 साल कंप्लीट कौन सी डेट को किए? उसी दिन किए या उसके पिछले दिन किए? मीन्स 20 साल कंप्लीट कौन सी डेट को माने जाते हैं, उसी दिन या उसके पिछले दिन? हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत थी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पे मोदी जी जो है वो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि 60 इयर्स कंप्लीट कौन सी डेट को माने जाएंगे? 1 अप्रैल 2021 को माने जाएंगे या उससे एक दिन पहले 31 मार्च 2021 को माने जाएंगे? मींस 60 इयर्स जो कंप्लीट है वो इस दिन माने जाएंगे 31 मार्च 2021 को, या फिर 1 अप्रैल 2021 को माने जाएंगे? ये डाउट था, क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि पर्टिकुलर ईयर ऑफ एज जो है, जैसे 60 ईयर लास्ट डेट को कंप्लीट हो गया, तो इस साल हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेटा इस साल जो है वो हायर, एक सेकेंड माइक गिरा, एक सेकेंड, हाँ तो मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अगर मान लो आप ये बोलते हो कि लास्ट डेट को पर्टिकुलर एज कंप्लीट हो जाती है, तो जैसे यहां मोदी जी का बर्थडे जो आ रहा है वो 1 अप्रैल 2021 को आ रहा है, और आप ये बोलते हो कि 60 इयर्स लास्ट डेट को कंप्लीट हो गए, तो इसी साल हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी साल हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं ये तो 1 अप्रैल 2021 को 60 इयर्स कंप्लीट होंगे, तो फिर इस साल हायर बेसिक एग्जामिशन 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने केस में यह डिसाइड किया कि जब भी जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, उस दिन के पिछले दिन यह मान लिया जाएगा आपने वो पर्टिकुलर एज कंप्लीट कर दी। जैसे मैं 10 दिसंबर 2020 को 32 ईयर्स 32nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूं, बट यह माना जाएगा कि 9 तारीख को मेरे 32 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो यहां पे एक चीज समझना, अगर कोई भी पर्सन है वो 1 अप्रैल 2021 को अपना 1 अप्रैल 2021 को अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो भी ये माना जाएगा कि 31 मार्च 2021 को उसने 60 इयर्स कंप्लीट कर दिए और इसी साल उसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और उसके बाद इसको लेकर सीबीडीटी ने भी एक सर्कुलर इशू किया। अपनी जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये सीबीडीटी क्या है आगे जाके बताऊंगा। अपने रेवेन्यू के 2 बोर्ड होते हैं, एक तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और एक होता है सीबीईसी करके, जो तुम्हारा जीएसटी वगैरह देखता है। सीबीआईसी जिसको बोलते हैं वो जीएसटी देखता है, सीबीडीटी है वो तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स देखता है। तो इन्होंने भी फिर एक सर्कुलर निकाल के और क्लेरिफाई किया कि जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो उसके पिछले दिन वो एज आपकी कंप्लीट मान ली जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? ऐसे ही अगर एक बात बताओ, किसी बंदे का जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 40 में हुआ था, 1940 में, तो वो क्या कर रहा होगा? 1 अप्रैल मान लो 1 अप्रैल 41 में हुआ था,
तो 41 में हुआ था, तो वो अपना 80th बर्थडे कब सेलिब्रेट कर रहा होगा? 1 अप्रैल 2021 को। तो ये मान लिया जाएगा कि 31 मार्च 2021 को उसका 80 इयर्स का एज है वो कंप्लीट हो गया है। 31 मार्च 2021 को उसका 80 इयर्स का एज है वो कंप्लीट हो गया, और उसको इस साल 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो लिखो, जैसा मैं आपको लिखवाता हूं, लिखो। इसके बाद लिखोगे आप यहां पे, ठीक है? आपको ये नहीं लिखना जो ऊपर लिखा वो नहीं, मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? लिखो, यहां पे लिखोगे, हेडिंग दे दो ब्लैक कलर में, CBDT सर्क्यूलर 28 2016 में यह क्लेरिफिकेशन आया था, डेटेड 27 जुलाई 2016। इसको हेडिंग दो, CBDT सर्क्यूलर। लिखो, इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं जैसे लिखोगे, ठीक है? लिखो, CBDT clarifies that, CBDT clarifies that, clarify that a person born on 1st April, born BORN, born on 1st April would be considered to have completed particular age, on 31st March, particular age on 31st March, that is last day of his birth anniversary, that is last day of his birth anniversary. और उसके बाद ऐसा लिखो, डेट ऑफ बर्थ, और यहां लिखो बेसिक एग्जेम्पशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021, बेसिक एग्जेम्पशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021। और डेट ऑफ बर्थ में यहां लिखो, अगर किसी का 1 अप्रैल 1961 है तो इस साल उसको 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, और 1 अप्रैल 1941 है तो इसको 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा। मीन्स कंप्लीटेड एज ऑफ 60 years ऑन 31st मार्च 2021, और यहां लिखो कंप्लीटेड एज ऑफ 80 years on 31st March 2021। डन। इसको कॉपी करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर किसी का बर्थ 1 अप्रैल 1961 को हुआ था तो इस साल उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा, और अगर 1 अप्रैल 1941 को हुआ था तो यहां 5 लाख मिलेगा, ठीक है? एक एग्जांपल लिख लो, एग्जाम्पल, लिखो, मिस्टर रवि born on 1st April 1961, having total income of rupees 12,36,000. Calculate tax liability. Calculate tax liability. Mr. Ravi, born on 1st April 1961, having total income of 12,36,000. Calculate tax liability. आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, और यू कैन से दैट प्रीवियस ईयर 2021। चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो मुझे। 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लोगे?
बेसिक एग्जामिशन कितने का लोगे? 3 लाख का लोगे? तो इसका आंसर आएगा आप लोगों का, इसका आंसर आएगा 1,88,032 और दैट इज 188,030, 188,030। ये तुम्हारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। समझू, बोलो समझू। हो चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। तो इतना जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करके आना, बस आज के लिए आपका ये होमवर्क है, जितना पढ़ा है उतना आपको रिवाइज करके आना है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।